आर्य संस्कृति की पहचान। वैदिक, ईरानी और यूनानी ग्रंथों के आधार पर तथा विभिन्न आद्य हिंद यूरोपीय भाषाओं में पाए जाने वाले सजातीय शब्दों की सहायता से आर्य संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को निर्धारित किया जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद, जैन अवेस्ता और होमर रचित इलियड तथा ओडिसी आते हैं। इनके तिथि निर्धारण की कसौटियों के बारे में विशेषज्ञों के बीच मतभेद हैं, किंतु हम लोग उन तिथियों का सहारा ले सकते हैं जिन्हें विद्वानों ने सामान्यतः स्वीकार किया है। इस दृष्टि से ऋग्वेद को 1500 ईशून्य पूर्व शून्य में रखा जाता है, यद्यपि इसके कुछ अंश 1000 ईशून्य पूर्व शून्य तक आते हैं। जैन अवेस्ता की तिथि 1400 ईशून्य पूर्व शून्य में रखी जाती है और होमर की रचनाओं को 900-800 ईशून्य पूर्व शून्य के निकट रखा जाता है। इन ग्रंथों में ऐसे विवरण नहीं है जिन्हें इतिहास की कोटि में रखा जा सकता है, किंतु तो भी इनसे इतिहास की सामग्री प्राप्त हो सकती है। ये ग्रंथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के हैं, तो भी वे ऐसे काल में लिखे गए थे जब तांबे और कांसे का प्रयोग चल रहा था। होमर की रचनाओं के परवर्ती अंशों में लोहे की भी चर्चा है। सामान्यतः ग्रंथों से पता चलता है कि लोगों की जीविका मुख्यतः खेती और पशुपालन से चलती थी। ग्रंथों और सजातीय शब्दों से आर्य संस्कृति के प्रमुख लक्षण जाने जाते हैं। आर्य जन शीतोष्ण जलवायु में रहते थे। वे घोड़े पालते थे जिनका प्रयोग छकड़ा चलाने और सवारी करने दोनों में होता था। कुछ ग्रंथों से पता चलता कि वे छकड़े में आरे वाली पहियों का इस्तेमाल करते थे। वे तीर धनुष से लड़ते थे और तीरों को तरकस में रखते थे। उनके समाज में पुरुष की प्रधानता थी। वे शव को गाड़ते थे किंतु जलाते भी थे। ईरान और भारत में रहने वाले हिंद यूरोपीय भाषाभाषी अग्नि पूजा करते थे और सोमरस का पान करते थे। सभी हिंद यूरोपीय समुदायों में पशुबलि प्रचलित थी, पर आर्य संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता हिंद यूरोपीय भाषा थी। प्रश्न उठता है कि इन विशेषताओं को कहां और कब की पुरातात्विक संस्कृति में खोजा जाए। जहां तक प्राचीन ग्रंथों में वर्णित आर्य संबंधी विषय वस्तु का संबंध है, उसे उत्तर नवपाषाण युग तथा प्रारंभिक कांस्य युग में रखा जा सकता है। भूगोल की दृष्टि से हम पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि इनका भौगोलिक संबंध भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अनातोलिया और यूनान से है। प्राचीन काल से ही इस विशाल क्षेत्र में विभिन्न समुदाय के लोग हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। सजातीय शब्दों से जिस प्रकार के जलवायु, पशु पक्षी जगत और वृक्षों का पता चलता है, उनके आधार पर हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि प्रारंभिक आर्य जन गर्म क्षेत्रों में रहते थे। अतएव आर्य संस्कृति की खोज में हमें पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के विशाल क्षेत्र को ध्यान में रखना है। अश्व पालन और प्रसारण की प्रक्रिया आर्य संस्कृति की पहचान में घोड़े का स्थान बहुत ऊंचा है। हिंद यूरोपियों के प्रारंभिक जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अश्व और इसके सजातीय शब्द संस्कृत, अवेस्ता की भाषा, यूनानी, लैटिन और अन्य हिंद यूरोपीय भाषाओं में मिलते हैं। वेद और अवेस्ता की भाषा में बहुत से व्यक्तियों के नाम अश्व केंद्रित हैं। 1000 ईसा पूर्व के पहले वैदिक काल में हमें इस प्रकार के 50 घोड़े वाले नाम मिलते हैं और 30 रथ वाले। हेरोडोटस ने कुछ ईरानी जनजातियों के नाम बतलाए हैं जो घोड़े के नाम पर हैं। उसी प्रकार 17वीं सहस्राब्दी ईशून्य पूर्व शून्य में बेबीलोनिया पर हमला करने वाले कस्सियों के नाम का संबंध भी घोड़े से है। विभिन्न रूपों में ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार है। किसी दूसरे जानवर की चर्चा इतनी बार नहीं है। गौ की चर्चा 176 बार है और वृषभ, बैल की चर्चा 170 बार है। गौ और वृषभ के बारंबार उल्लेख से जीवनयापन के लिए पशुपालन की प्रधानता प्रतीत होती है, किंतु जहां तक सामाजिक संरचना का प्रश्न है, गोपालकों पर अश्वधारियों का वर्चस्व था। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद पर मध्य एशियाई प्रभाव होने के कारण उष्णकटिबंध क्षेत्रों के कई जानवरों की चर्चा नहीं है। इसमें बाघ और गैंडे के नाम नहीं मिलते हैं। गाय, बैल और घोड़े के उल्लेखों की तुलना में सिंह, हाथी और भैंस की चर्चा बहुत कम हुई है। ऋग्वेद के 2 पूरे सूक्तों में घोड़े की प्रशंसा की गई है। लगभग सारे वैदिक देवताओं का संबंध घोड़े से है और यह विशेषत इंद्र और उनके साथी मरुतों पर लागू होता है। यद्यपि वैदिक जन बहुधा प्रजा, संतति और पशु के लिए प्रार्थना करते हैं, तथापि वे स्पष्ट रूप से घोड़े की कामना करते हैं और कभी कभी 1000 घोड़े मांगते हैं। अवेस्ता में पशुधन अधिक महत्व का दिखाई पड़ता है, किंतु घोड़े का अपना स्थान है। मित्र देवता की प्रार्थना में घोड़े और रथ के उल्लेख बार बार आते हैं। सूर्य के विषय में कहा जाता है कि उनके पास तेज चाल वाले घोड़े हैं। बहुत बाद भारत की मूर्तिकला में 7 रथ वाले सूर्य की प्रतिमा बहुत जगहों पर दिखाई पड़ती है। नामक दूसरे देवता को भी अवेस्ता में तेज घोड़े वाला बतलाया जाता है। इस देवता का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। ईरानी धर्म प्रवर्तक जरथुष्ट्र युवा राजा विस्तास को आशीर्वाद देते हैं कि उसके पास अनेक घोड़े हों। वे देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि युवा राजा का तंज घोड़े और शक्तिशाली सुपुत्र प्राप्त हों। यह भी ध्यान रखने का विषय है कि विस्तास के नाम में ही कंवल अंप अर्थात अश्व शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि यह शब्द कई और सरदारों और योद्धाओं के नाम में पाया जाता है। ये नाम हैं मोरसास्प, जरथुष्ट्र के पिता करेसास्प, गुश्तास्प और गमास्प। ईरान के शासक वर्ग के जीवन में घोड़ा ऐसा अभिन्न अंग बन गया था कि धार्मिक अथवा अन्य अपराधों के लिए जिस घोड़े से अपराधियों को मारा जाता था वह हस्फे अस्त्र कहलाता था।
गाथा को अवेस्ता का सबसे प्राचीनतम अंश माना जाता है, पर अवस्था में इसके कुछ ही अंश पाए जाते हैं और इनमें घोड़े के उल्लेख अधिक नहीं हैं। किंतु सामान्यतया घोड़े से अवेस्ता का अच्छा परिचय है। साथ ही साथ इसमें रथ में लगाने वाले घोड़े और सवारी करने वाले घोड़े के उल्लेख खास तौर पर हैं। घोड़े और घोड़े वाले रथ दोनों होमर की रचनाओं में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इक्वेरी पद वाला सरदार के घोड़े की देखरेख करता था और इस पद का नाम ओडिसी में बार बार आता है। अतएव वैदिक, ईरानी और यूनानी ग्रंथों से स्पष्ट है कि प्राचीन हिंद यूरोपीय भाषाभाषी घोड़े से भली भांति परिचित थे। इसकी पुष्टि पश्चिमी एशिया में दूसरी सहस्राब्दी ई पू के कुछ अभिलेखों से भी होती है। अश्वपालन का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य भारतीय महादेश से काफी दूरी पर मिलता है। पश्चिम में नीपर नदी और पूरब में वोल्गा नदी के बीच पालतू घोड़ों की सबसे बड़ी संख्या मिलती है। पुरातत्व बतलाता है कि घोड़ा पहले पहल दक्षिण यूराल क्षेत्र में 6000 ई के आसपास मिलता है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद मेरिजा गिम्बुट्स का कहना है कि वोल्गा सटेप के गडेरियों ने संभवतः पहले पहल घोड़े को पालतू बनाया था, यद्यपि उसी काल में घोड़े के अवशेष काला सागर के इलाके में भी मिलते हैं। काला सागर के निकट होने के कारण घोड़ा चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व अनातोलिया में पाया जाता है। तीसरी सहस्राब्दी ई आते आते घोड़े काफी संख्या में साइबेरिया में मिलते हैं। दक्षिणी पूर्वी ईरान में तीसरी सहस्राब्दी ई के प्रारंभ में अलम की लिपि में घोड़े का भावचित्र मिलता है। सुमेर की लिपि में भी इस प्रकार का भावचित्र 2500 ई के आसपास मिलता है। किंतु पश्चिमी एशिया के जीवन में चौथी सहस्राब्दी ई और तीसरी सहस्राब्दी ई के प्रथमार्ध में घोड़े की कोई महत्व की भूमिका दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है कि तीसरी सहस्राब्दी ई के अंत में घोड़े की जानकारी दक्षिणी पूर्वी ईरान के स्याल्क 111 नामक स्थान और दक्षिणी अफगानिस्तान के मुंडिगक नामक स्थान में भी थी। ऐसा लगता है कि पालतू होने के बाद भी घोड़े का व्यापक इस्तेमाल बहुत दिनों के बाद ही हुआ। यद्यपि घोड़े की जानकारी छठी सहस्राब्दी ई में दक्षिण यूराल और काला सागर के बीच वाले क्षेत्र में हुई, इसका आम इस्तेमाल 2000 ई के आसपास आकर हुआ। इसमें संदेह नहीं है कि प्रारंभिक अवस्था में आद्य ईरानी और आद्य वैदिक भाषा के बोलने वाले लोग इसका व्यापक इस्तेमाल करते थे। इन्हीं के संपर्क में आने के कारण अन्य कबीलों ने घोड़े को अपनाया। हाथियों के अभिलेख में तथा हिब्रू, अकार्दी और कौकेसी भाषाओं में जो घोड़े के लिए शब्द मिलते हैं उनका संबंध अश्व से है। 19वीं शताब्दी ई के उत्तरार्ध में पश्चिमी एशिया में घोड़े के प्रयोग के अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े पर सवार होकर लोग इराक की सीमा पर हमला करते थे। इस संदर्भ में कस्सियों का उल्लेख नहीं है। यद्यपि उन्हीं के आगमन के कारण 17वीं शताब्दी ई में इस क्षेत्र में घोड़े आए। बेबीलोनिया में जब पहले पहल घोड़ा आया तो वहां के लोग उसे पहाड़ी गधा के नाम से पुकारते थे। युद्ध रथ। हिंद यूरोपीय रथ चलाने में घोड़ों का प्रयोग खूब करते थे और इस बात की जानकारी वैदिक ग्रंथ अवेस्ता और होमर की रचनाओं से मिलती है। परवर्ती वैदिक ग्रंथों में वर्णित वाजपेय यज्ञ में रथों की जिस दौड़ की चर्चा की गई है, वह दौड़ यूनान में भी प्रचलित थी और होमर ने इसका पूरा वर्णन किया है। आद्य हिंद यूरोपीय भाषा में रथ के लिए 2 शब्द मिलते हैं। उनमें से प्रत्येक आधे दर्जन हिंद यूरोपीय भाषाओं में प्रचलित हैं। उसी प्रकार धुरी, जोत और नाभि के लिए जो सजातीय शब्द हैं वे 6 हिंद यूरोपीय भाषाओं में पाए जाते हैं। कई हिंद यूरोपीय भाषाओं में घोड़े पर चढ़ने के लिए एक ही प्रकार की क्रिया मिलती है। उसी तरह हत्ती और संस्कृत में रथ जोतने के लिए जिन शब्दों का व्यवहार होता है, वे एक प्रकार के हैं। आद्य हिंद यूरोपीय भाषा में पहिए के लिए 2 अलग अलग शब्द हैं। संभवतः 2 में से एक शब्द उनका अपना नहीं है। इसे व्यापार और दूसरे प्रकार के अन्य संपर्क के कारण हिंद यूरोपियों ने पश्चिमी एशिया से सीखा। किंतु पहिया वाली गाड़ी स्टेपवासियों के जीवन में इस तरह समा गई कि इसके लिए जो उधार लिया हुआ शब्द है, वह भी कई हिंद यूरोपीय भाषाओं में फैल गया। यह कहा जाता है कि चौथी सहस्राब्दी ई में पश्चिम एशिया में चक्के वाला रथ का आरंभ हुआ और उसी समय यह दक्षिण रूस के स्टेपों में पहुंचा। दक्षिण रूस की खुदाइयों में 3000 ई से रथ होने का प्रमाण मिलता है। तीसरी सहस्राब्दी ई में 2 या 3 पहिए वाले रथ मिलते हैं। मितानी शासकों के नाम से पता चलता है कि 1400 ई के आसपास वे रथों का प्रयोग करते थे। बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं, जैसे दौड़ते रथों का स्वामित्व, रथों का सामना करना और बड़े घोड़ों का स्वामित्व। हिंद ईरानी उपाधि, रथ चालक, की भी चर्चा है। एक मितानी राजा का नाम दशरथ है जिसका अर्थ होता है 10 रथों को रखने वाला। भारत के बाहर काठ के पहिए मिलते हैं, किंतु 2000 ई तक साधारण रथ उनमें आरे नहीं होते थे। हड़प्पाई संदर्भ में मिट्टी के बने खिलौने में पहिए मिलते हैं, किंतु उनका तिथि निर्धारण ठीक से नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि वे 2000 ई के पहले के नहीं हैं। आरे वाले पहिए। उत्तर पूर्वी ईरान में स्थित हिसार नामक स्थान में और उत्तरी कॉकेसस क्षेत्र में 2300 ई के लगभग आरे वाले पहिए मिलते हैं।
बेलना जैसे मुहर पर 6 आरे वाले पहिए का रथ हिसार में मिला है और इसका समय 1800 ईशून्य पू शून्य है। यह कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी ईशून्य पू शून्य में हत्ती लोगों ने अनातोलिया जीतने के लिए ऐसे रथों का इस्तेमाल किया जिनमें आरे वाले पहिए थे। आगे बतलाया जाएगा कि ऐसे रथ पश्चिमी कजाकिस्तान के बगल में दक्षिण यूराल क्षेत्र में इसी समय के लगभग मिलते हैं। 1500 ईशून्य पू शून्य आते आते पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कई स्थानों में आरे वाले पहिए मिलने लगते हैं। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में मिट्टी के बने खिलौने के चक्के में आरे नहीं मिलते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित बनावली नामक स्थान में हड़प्पाकालीन आरे वाले पहियों के होने की बात कही जाती है। इस स्थान के उत्खननकार 0S0 बिष्ट बतलाते हैं कि मिट्टी के पहिए पर कुछ लकीरें हैं जो आरे जैसे लगते हैं, अतः वास्तव में ये आरे नहीं माने जा सकते हैं। यह भी ध्यान रहे कि बनावली का हड़प्पा चरण 24251250 ईशून्य पू शून्य तक रखा गया है। इस लंबे काल में आरे का प्रयोग कब हुआ यह भी नहीं बतलाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिष्ट के प्रकाशित लेखों में इन आरे वाले पहियों की चर्चा नहीं है। सूरज भान भी हिसार जिले के मिथल स्थान में मिट्टी की छोटी चकती के ऐसे टुकड़े का उल्लेख करते हैं जिसमें पाए गए लकीरों से आरे का बोध होता है। वे इस चकती का समय 1800 ईसा पूर्व रखते हैं, किंतु उनकी पुस्तक में दिए गए प्लेट नंबर 0-21 पर जो लकीरें दिखलाई गई हैं वे अलंकरण जैसा दिखती हैं। जो भी हो, हिसार जिले के दोनों स्थानों में आरे वाले चक्के तब मिलते हैं जब परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति का अंत हो गया था। लगता कि हिंद आर्यों के संपर्क में आने के कारण 2000 ईशून्य पू शून्य के बाद आरे वाले पहिए मिलने लगे। दूसरी सहस्राब्दी ईशून्य पू शून्य में घोड़े के अवशेष दक्षिण मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। 1500 ईशून्य पू शून्य आते आते घोड़े और रथ की आकृतियां किर्गिजिया, अल्ताई क्षेत्र, मंगोलिया, पामीर पहाड़ और सबसे बढ़कर तजिकिस्तान में मिलती है। भारतीय उपमहादेश में घोड़े के अवशेष तीसरी सहस्राब्दी ईशून्य पू शून्य वाले घोड़े के कुछ अवशेषों की उपमहादेश में होने की चर्चा की जाती है, किंतु ये सभी संदेहास्पद लगते हैं। रिचर्ड मिडो नामक अमेरिकी पुरातत्वविद ने अवशेषों का ठीक से अध्ययन किया है और उनके अनुसार 2000 ईशून्य पू शून्य तक उपमहादेश में घोड़े की हड्डियों के मिलने का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के कोची मैदान में अवस्थित पिराक में सच्चे घोड़े के मिलने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। जिम जे शून्य शैफर का भी यही विचार है और उनके अनुसार पिराक की तिथि 2000 से 1300 ईशून्य पू शून्य तक पड़ती है। घुड़सवारों की मिट्टी की बनी आकृतियां पिराक में पाई गई हैं और उनका समय 1800 से 1300 ईशून्य पू शून्य तक है। घोड़े के अवशेष और उसके साज़बाज स्वात घाटी में अवस्थित गंधार संस्कृति में 1400 ईशून्य पू शून्य और उसके बाद मिलते हैं। पिराक, गोमला घाटी और स्वात घाटी में घोड़े के आगमन का संबंध इसके प्रसार से है। हड़प्पाई और चित्रित धूसर भांड संस्कृतियों का सम्मिश्रण हरियाणा के भगवानपुरा स्थल में मिलता है जहां घोड़े की हड्डियां पाई गई हैं। जिन स्तरों में हड्डियां पाई गई हैं उनका समय 1400-1000 ईशून्य पू शून्य है। संभवतः सुरकोटदा पाया गया घोड़ा पिराकी घोड़े का समकालीन था। नगरोत्तर हड़प्पाई चरण में मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और रोपड़ में घोड़ा मिलता है। इधर हड़प्पा की खुदाई 1980 से 1993 तक हुई और धोलावीरा की भी खुदाई चल रही है, पर कहीं भी घोड़े के अवशेष मिलने की खबर नहीं है। इसी प्रकार हड़प्पा के नगरीय चरण में आरे वाले पहिए भी नहीं मिलते हैं। यह ध्यान रहे कि हड़प्पा की बाद वाली संस्कृतियों में अथवा गैर हड़प्पाई संस्कृतियों में घोड़े का महत्व था, जैसे गोमला और स्वात की घाटियां तथा धूसर भांड वाले स्थान। हस्तिनापुर के चित्रित धूसर भांड वाले स्तर में घोड़े की हड्डियां लगभग 500 ईशून्य पू शून्य में मिलती हैं और इसी भांड वाले स्तरों में उत्तर भारत के कई अन्य स्थानों पर भी मिट्टी के घोड़े मिलते हैं। दाह संस्कार। घोड़े के व्यवहार के साथ साथ दाह संस्कार भी आर्य संस्कृति की विशेषता बन गई। वैदिक, अवेस्ताई और होमा वाले साहित्य में इस प्रथा की चर्चा है। यह प्रथा परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति में नहीं पाई जाती है। हड़प्पाई लोग मुर्दों को जमीन में गाड़ते थे, फिर इसमें बहुत बदलाव आया। यह बदलाव 1500 ईशून्य पू शून्य के आसपास हड़प्पा स्थित सिमेट्री एच के पाए गए बर्तन में मुर्दे को रखकर गाड़ने की प्रथा से प्रारंभ होता है। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें समाधियों में जली हुई हड्डियां मिलती हैं। पहले लोग सोचते थे कि सिमेट्री एच की संस्कृति केवल हड़प्पा तक सीमित थी, किंतु अब 72 ऐसे स्थल हैं जहां सिमेट्री एच वाली सामग्रियां पाई जाती हैं। सर मार्टिमर हवीलर सिमेट्री एच वाली संस्कृति को हड़प्पांतर काल में रखते हैं। विद्वान आमतौर पर स्वीकार करते हैं कि सिमेट्री एज प्रथा से नए लोगों के आगमन की सूचना मिलती है। दाहोपरांत समाधि बनाने की प्रथा गुजरात की हड़प्पाई संस्कृति में मिलती है, किंतु इस प्रथा का तिथि निर्धारण कठिन है। सुरकांतदा का साक्ष्य संदेहास्पद है। अधिक से अधिक हम उस प्रथा को 2000 ईशून्य पू शून्य से पहले नहीं रख सकते हैं और इसी समय से हड़प्पा के नगरोत्तर चरण का प्रारंभ होता है। संभवतः इस प्रथा का प्रारंभ उपमहादेश में बाहरी संपर्क के कारण हुआ। यह ठीक है कि हड़प्पाई संस्कृति में चिड़ियों और जानवरों की हड्डियां जलाकर गाड़ी जाती थीं, किंतु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि मनुष्य का शरीर भी जलाया जाता था जैसा कुछ लोगों का विचार है।
दाह संस्कार की प्रथा 5वीं सहस्राब्दी ईशून्य पू शून्य में प्रारंभ हुई। 5000 ईशून्य पू शून्य में इसके उदाहरण पोलैंड, जर्मनी, पूर्वी यूरोप, इराक और उत्तरी मध्य एशिया के कजाकिस्तान में मिलते हैं। किंतु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि घोड़े पालने हैं वाले लोगों ने कब और कहां दाह संस्कार की प्रथा को अपनाया। जो भी हो, इसमें संदेह नहीं कि 1500 ईशून्य पू शून्य आते आते यह प्रथा यूरोप एवं एशिया दोनों में चल गई और यह पूर्वी मध्य एशिया के चीनी भाग में पहुंच गई। भारतीय उपमहादेश में घोड़े पालने वालों ने पहले पहल स्वात की घाटी में इस प्रथा की शुरुआत की। बाहरी संपर्क के कारण कुछ हड़प्पाई लोगों ने भी इसे अपनाया होगा, पर इसका स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। यह भी ध्यान रहे कि स्वात की घाटी से 500 की शून्य मीटर शून्य की दूरी पर दक्षिण एशिया के तजिकिस्तान देश में यह प्रथा 1400 ईशून्य पू शून्य के लगभग पाई जाती है। अग्नि पूजा। अग्नि पूजा हिंद आर्यों और हिंद ईरानियों की विशेषता मानी जाती है। ऋग्वेद में वेदी की चर्चा है और जैन अवस्था में अग्नि पूजा को बहुत महत्व दिया गया है। कुछ लोग अग्नि पूजा को हड़प्पाई मानते हैं, किंतु जो अग्नि वेदियां गुजरात के लोथल नामक स्थान और राजस्थान के कालीबंगा में पाई गई हैं, उनके उत्खनक भी उन्हें सच्ची वेदियां नहीं मानते हैं। S0R0 राव के विचार में लोथल की वेदियां चूल्हे हो सकती हैं। कालीबंगा में आग रखने की जगह को B0 लाल वेदी इसलिए बतलाते हैं क्योंकि इसके लिए कोई और समुचित शब्द उन्हें नहीं मिलता। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पाई संदर्भ में जिस प्रकार की वेदिकाएं मिली हैं उनका वर्णन न तो प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और न ही उनकी आकृति प्राचीन परंपराओं के अनुरूप है। अग्नि पूजा प्राचीन काल में अनेक समाजों में होती होगी और इसमें सैंधव सभ्यता को शामिल किया जा सकता है, लेकिन यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि हड़प्पा की वेदिकाओं का रूप वैदिक वेदियों जैसा है। यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण यूक्रेन में 4000-3500 ईशून्य पू शून्य में कुछ ऐसे अग्नि स्थल मिले हैं जिनसे अग्नि पूजा होने का तो अनुमान होता है, पर उन्हें वैदिक अग्निवेदी की संज्ञा दो जा सकती है। पशु बलि। पशु बलि आर्य संस्कृति का महत्वपूर्ण अनुष्ठान था, किंतु इस तरह से यह पशुचारी जनजातीय समाज में हर जगह पाई जाती है। अतएव इससे कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। प्राचीनतम पशुपालक दूध और इससे चीजों पाने के लिए गाय नहीं पालते थे। द्रविड़ भाषाभाषी गोंड जनजाति के एक समुदाय का अभी भी यह विश्वास है कि दूध पर वास्तव में बछड़े का हक बनता है। अतएव प्राचीन पशुपालक गाय और अन्य पशुओं को मांस खाने के लिए पालते थे, दूध पीने के लिए नहीं। ऐसा लगता है कि मांसाहारी भोजन प्राप्त करने के पशु बलि की अनुष्ठान का विकास किया गया। यूक्रेन और दक्षिण रूस कब्रों में 4वीं और 3वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के श्राद्ध कर्म में पशु बलि के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दक्षिण मध्य एशिया में 2वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व और उसके बाद भी इसी तरह के उदाहरण मिलते हैं। ऐसा लगता है कि लागों के जीवन काल में पशु बलि प्रचलित थी। मरणोपरांत भी यह अनुष्ठान इसलिए किया जाता था कि मृतकों को परलोक में भोजन मिलता रहे। वैदिक समाज में अश्वमेध का विशिष्ट स्थान था, किंतु वेदों के फ्रांसीसी विद्वान लुई नू का मानना है कि अश्वमेध हिंद यूरोपीय अनुष्ठान था। यह प्रथा प्राचीन रोम और मध्यकालीन आयरलैंड में प्रचलित थी। अश्व बलि संबंधी प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण उसी प्रकार का है जैसा पशु बलि के संबंध में है। यूक्रेन और दक्षिण रूस के अनेक कब्रगाहों में एक से अधिक घोड़े की बलि का उदाहरण है। इस प्रथा का जन्म 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के परवर्ती भाग में हुआ। बाद की सदियों में यह काफी फैल गई और मध्य एशिया में मध्यकाल तक चलती रही। भारत में वैदिक युग से अश्वमेध का रूप दिया गया, जिसका वर्णन परवर्ती वैदिक ग्रंथों में विस्तार से है। में उपमहादेश में प्राक वैदिक काल में भी शायद पशु बलि होती होगी, किंतु अभी तक इसका पुरातात्विक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। चून की 18वीं शताब्दी ईशून्य पू शून्य तक भारत में घोड़े के मिलने का पक्का प्रमाण नहीं है, इसलिए इसकी बलि का प्रश्न ही नहीं उठता है। पूर्व मध्यकालीन भारत में शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा में भैंसे का बलिदान बड़ा अनुष्ठान बन गया, परंतु यह जानवर पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में शायद ही मिलता था और इसलिए उन क्षेत्रों में भैंसे के मारने का अनुष्ठान प्रचलित नहीं था। सोमपान की प्रथा। सोमपान की प्रथा केवल ईरानी और वैदिक जनों में प्रचलित थी। सब का ह में बदल जाने के कारण अवस्था में सोम के बदले होम शब्द का प्रयोग होता है। सोम के पौधे की पहचान पर बहुत दिनों से विवाद चल रहा है, किंतु अब एपेड्रा नामक पौधे की पहचान कुछ लोग सोम से करते हैं। एपेड्रा की छोटी छोटी टहनियां बर्तनों में दक्षिण पूर्वी तुर्कमेनिस्तान में तोगोलोक -21 नामक मंदिर के परिसर में पाए गए हैं। इन बर्तनों का व्यवहार सोमपान के अनुष्ठान में होता, यद्यपि इस पहचान की मान्यता बढ़ रही है, तो भी निर्णायक साक्ष्य के लिए खोज जारी है। स्वस्तिक। स्वस्तिक 5 आर्यत्व का चिन्ह माना जाता है। जब जर्मनी में नात्सियों ने इसे विशुद्ध आर्यत्व का प्रतीक घोषित किया तो इसका विश्वव्यापी महत्व हो गया। वैदिक साहित्य में स्वस्तिक की चर्चा नहीं है। यह शब्द ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों के ग्रंथों में मिलता है, जबकि धार्मिक कला में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है।
किंतु ओरेलस्टाइन का मत है कि यह प्रतीक पहले पहल बलूचिस्तान स्थित शाही टुम्ब की धूसर भांडवाली संस्कृति में मिलता है, जिसे हड़प्पा से पहले का जाना जाता है और जिसका संबंध दक्षिण ईरान की संस्कृति से स्थापित किया जाता है। स्टाइन की दृष्टि में स्वस्तिक का प्रतीक अनोखा है क्योंकि ऐसा प्रतीक भारतीय और पश्चिमी एशिया के संस्कृतियों में नहीं मिलता है। किंतु अर्नेस्ट मैके के अनुसार यह सबसे पहले अलम अर्थात आर्य पूर्व दक्षिण ईरान में प्रकट होता है। स्वस्तिक वाले ठप्पे हड़प्पाई संस्कृति में और अल-3 टैपे में पाए गए हैं और उनका समय 2300-2000 ई. पू. है। शाही टुम्ब में स्वस्तिक प्रतीक का प्रयोग श्राद्ध वाले बर्तनों पर होता था और 1200 ई. पू. के लगभग दक्षिण तजिकिस्तान में जो कब्रगाह मिले हैं उनमें कब्र की जगह पर इस प्रकार का चिन्ह मिलता है। 800 ई. पू. के आसपास अलंकरण के रूप में प्रतीक धूसर चित्रित भांडों पर मिलता है जो घरेलू काम में लगाए जाते थे। इसलिए स्वस्तिक को प्राक वैदिक और प्राक हड़प्पाई कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि यह हलम से चलकर बलूचिस्तान, सिंधु घाटी और तुर्कमेनिस्तान में पहुंचा। संभवतः यह तुर्कमेनिस्तान से तजिकिस्तान गया। मौर्य और मौर्योत्तर कला में इसका कैसे प्रयोग हुआ, इस विषय की छानबीन की जानी चाहिए। भाषा और अभिलेख। हिंद यूरोपीय भाषा आर्य संस्कृति की प्रमुखतम विशेषता मानी जाती है। भाषाशास्त्रियों ने आद्य हिंद यूरोपीय भाषा का रूप तैयार किया है। उनके अनुसार इसका प्रारंभ 7वीं अथवा 6ठी सहस्राब्दी ई. पू. में हुआ। हिंद यूरोपीय भाषा पूर्वी एवं पश्चिमी शाखाओं में बांटी जाती है और लगभग 4500 ई. पू. से पूर्वी शाखा के उच्चारण संबंधी विकास में कई चरण बतलाए जाते हैं। इस शाखा की भाषा को आद्य हिंद ईरानी भाषा कहा जाता है। किंतु अभिलेखीय साक्ष्य की दृष्टि से आद्य हिंद ईरानी भाषा, जिसमें हिंद आर्य भाषा भी सम्मिलित है, 2300 ई. पू. के पहले नहीं मिलती है। इस भाषा के प्राचीनतम उदाहरण इराक के अगेड वंश के पाटिया पर लिखे मिलते हैं। उसमें अरिसेन और सोमसेन नामक 2 नाम मिलते हैं और हंगरी के भाषाशास्त्री J0 हरमटा ने इनका समय 2300-2100 ई. पू. के लगभग रखा है। अनातोलिया के हत्ती अभिलेख बतलाते हैं कि वहां हिंद यूरोपीय भाषा की पश्चिमी शाखा के बोलने वाले 19वीं से 17वीं शताब्दी ई. पू. के बीच मौजूद थे। पूर्वी शाखा के बोलने वाले की उपस्थिति मेसोपोटामिया में 16वीं से 14वीं शताब्दी ई. पू. तक कस्सियों और मितानियों के अभिलेख से सिद्ध होती है। पर भारतवर्ष में इस प्रकार के अभिलेख नहीं मिलते हैं। अतएव अभिलेखों के अभाव में यह कहना कि हिंद आर्य भाषा बोलने वाले लोग भारत से मेसोपोटामिया गए, अनर्गल लगता है। हरमटा का यह विचार है कि आद्य हिंद ईरानी भाषा में कॉकेसस क्षेत्र की भाषाओं से शब्द उधार लिए गए हैं और साथ ही साथ फिनिश उग्राइक भाषाओं के शब्द भी लिए गए हैं। इससे पता चलता है कि हिंद ईरानी भाषा का विकास पश्चिम में फिनलैंड और पूरब कॉकेसस क्षेत्र के बीच कहीं पर हुआ। प्रसिद्ध पुरातत्वविद गॉर्डन चाइल्ड ने पहले यह विचार रखा था कि अनातोलिया हिंद यूरोपियों का उद्गम स्थान है। कच्छ रूसी भाषाशास्त्री भी इसी प्रकार का मत प्रकट करते हैं। उनके अनुसार हिंद यूरोपीय भाषा का मूल स्थान कॉकेसस के दक्षिण क्षेत्र में हो सकता है। इस क्षेत्र में पूर्वी अनातोलिया और उत्तरी मेसोपोटामिया पड़ते हैं। यद्यपि अनातोलिया घोड़े वाले काला सागर क्षेत्र के निकट है, तथापि यहाँ 6ठी-5वीं सहस्राब्दी ई. पू. में न तो घोड़े मिलते हैं और न हिंद यूरोपीय संस्कृति के कोई अन्य तत्व। रूसी भाषाशास्त्रियों के निष्कर्ष से ब्रिटिश पुरातत्वविद रेनफ्रू की इस परिकल्पना को बल मिलता है कि पूर्वी अनातोलिया आर्यों का मूल निवास स्थान था। उनके अनुसार वहां पहले पहल खेती का प्रारंभ 7वीं सहस्राब्दी ई. पू. में हुआ और इसके फैलने से हिंद यूरोपीय भाषा विभिन्न दिशाओं में फैली। किंतु हम जानते हैं कि प्रारंभिक नेतुफियन अर्थात फिलिस्तीन के इलाके में 10,000 ई. पू. के आसपास अनाज पैदा किए जाने लगे और 7,000 ई. पू. के लगभग फिलिस्तीन में जमकर खेती होने लगी। 7वीं और 6ठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में खेती इराक, ईरान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान में भी मिलती है। अतएव कृषि का उदय केवल पूर्वी अनातोलिया ही में नहीं हुआ। यह भी याद रहे कि हिंद यूरोपीय भाषा के सबसे पुराने बोलने वालों के जीवन में खेती का कोई बड़ा स्थान नहीं था। संकेत मिलता है कि जहां जहां हिंद यूरोपीय गए वहां की खेती की पद्धति उन्होंने अपनाई। यह भी सोचने की बात है कि अपने उद्गम स्थान से आर्य भाषा क्यों लुप्त हो गई। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रेनफ्रू विकल्प के रूप में मध्य एशिया को भी आर्यों का उद्गम स्थान बतलाते हैं। प्रसारवादी पुरातत्वविद नहीं होने पर भी वे आर्य समस्या की व्याख्या प्रसारवादी सिद्धांत के आधार पर करते हैं। मध्य एशिया से प्रसारण। मध्य एशिया से मानव प्रसारण की पुष्टि जीव विज्ञानियों के हाल के शोध से होती है। मानव शरीर की रक्त कोशिकाओं सेल्स में उत्पत्ति संबंधी संकेतों की खोज हुई है। इन्हें डीएनए का नाम दिया जाता है। उत्पत्ति संबंधी संकेत आनुवंशिक होते हैं और वे पुष्ट दर पुष्ट चलते रहते हैं। विज्ञानियों के अनुसार कुछ खास तरह के संकेत मध्य एशिया के एक छोर से दूसरी छोर तक 8,000 ई. पू. के आसपास मिलते हैं। इन उत्पत्ति संबंधी संकेतों का नाम M17 दिया गया है और ये मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में मिलते हैं। खोजने पर दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषाभाषियों में M17 मिला पर द्रविड़ भाषाभाषियों के केवल 10% आबादी में मिला है।
इससे स्पष्ट है कि हिंद आर्य भाषाभाषी मध्य एशिया से भारत पहुंचे। जीव विज्ञानी हिंद आर्य भाषाभाषियों के मध्य एशिया से भारत पहुंचने का समय 8000 ईशून्य पू के बाद रखते हैं, पर कोई तिथि निश्चित नहीं करते हैं। पुरातात्विकों के अनुसार यह समय 2000 ईशून्य पू से आरंभ होता है। भाषा विज्ञानी भी हिंद आर्य भाषियों का भारत प्रवेश इसी समय के लगभग रखते हैं।